हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय MA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का चौथा पेपर लोक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। आज यह 7वां क्लास होगा लोक साहित्य का। और इसके पहले भी हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय MA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का जो तीसरा पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। वो पूरा 8 वीडियो में पूरा पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट में दिया गया है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं से प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न है, विदेशीय लोक नाट्य का परिचय देते हुए रंगमंच और आधुनिक प्रयोग में उसके महत्व का प्रतिपादन कीजिए, अथवा भोजपुरी नाटक के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालिए। विदेशीय के आधार पर इन महत्वों पर प्रकाश डालिए। विदेशीय के रचयिता छपरा जिले के सरावां गांव के निवासी भिखारी ठाकुर थे। यूँ तो भिखारी ने और भी बहुत कुछ लिखा है, पर विदेशीय उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। भिखारी स्वयं एक कुशल नृत्यकार और अभिनेता थे और लोक रंगमंच से पूर्ण परिचित थे। इसी कारण उनकी यह रचना पढ़ने में तो सरस और आकर्षक है ही, अभिनय में और भी खिल उठती है। नाटक का आरंभ पुराने नाटकों की भांति वंदना से होता है। वंदना के बाद पति और पत्नी रंगमंच पर आते हैं। दोनों में हास्य विनोदपूर्ण वार्तालाप होता है। वार्तालाप का यह व्यंग विनोद लोक रंगमंच की दृष्टि से बड़ा आकर्षक है। इस वार्तालाप के क्रम में पति कहता है कि परदेश जाना चाहता हूँ, यात्रा की तैयारी कर दो, वहाँ से तुम्हारे लिए बंगला साड़ी ले आऊँगा। यह बात चौबोला छंद में कही जाती है। बंगला साड़ी से पता चलता है कि पति बंगाल या आसाम जाना चाहता है। यह लेखक की केवल कल्पना नहीं है। भोजपुर प्रदेश की आबादी का बहुत बड़ा भाग बंगाल तथा आसाम में नौकरी करता है। आगे पति बतलाता है कि उसके एक मित्र उधर रंगून से लौटे हैं, अतः उनकी शान शौकत को देखकर उसकी भी जाने की इच्छा हो रही है। पति जाने देने से इनकार करती है और दुखी होकर कहती है, रउरा जाए के नाम लेतु बानी त हमार मन भादो के नाव ऐसन डगमग डगमग डोलत बाटे। आप जाने को कहते हैं, मेरा मन भादों की भरी नदी में चलने वाली नाव जैसे डगमग करने लगता है। यहाँ आलंकारिक और सफल अव्यंजना द्रष्टव्य है। पति, व्यर्थ में तुम्हारा मन डगमगा रहा है, मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा। स्त्री, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। परदेश बंगाल आदि का पानी खराब है, लग जाएगा। इतना कहकर स्त्री रोने लगती है। पति समझता है कि यात्रा पर रोना उचित नहीं है, जाने दो आगे। पति फिर कहता है कि मैं कोट कमीज आदि शौक की चीज़ें अपने लिए लाना चाहता हूँ, अतः रोको नहीं, मुझे परदेश जाने दो, मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा। इस पर स्त्री उसे घर पर ही शौक की सारी वस्तुओं का प्रबंध कर देने का आश्वासन देती है और दैन्यपूर्ण शब्दों में उससे न जाने की प्रार्थना करती है। फिर भी पति कुछ नहीं सुनता और कहता है कि मैं लोग परदेश जाते हैं तो उनकी स्त्रियां घर पर जैसे रहती हैं वैसे तुम भी रहना। अंत में एक दोस्त से मिलने के बहाने पति बाहर निकलता है और परदेश भाग जाता है। पति के जाने के बाद सुर की गोपिकाओं और साकेत की उर्मिला की तरह पत्नी की व्यथा रुदन के गीतों में फूट पड़ती है। इन गीतों की करुणा एवं स्वाभाविकता सुर साहित्य या साकेत से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इतना ही नहीं, भिखारी ठाकुर को यह भी श्रेय है कि उनके इन गीतों में खान पान तो ठीक है, पर तदंतर हाय आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। खान पान तो ठीक है, तदंतर हाय आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। साकेत की कहीं भी अश्लील स्वाभाविकता की गंध नहीं है।
यहाँ कुल 9 गीत हैं, जिनमें से प्रथम को तो नेपथ्य से सामाजी आदि गाते हैं। इस गीत की अंतिम पंक्ति यह है: याद पड़े जब पति समाना, श्वास लेत जनु लागे बाना। यह उक्ति जायसी के नागमती की वियोग दशा की याद दिला देती है। इन गीतों में स्त्री की विरह वेदना बड़े स्वाभाविक रूप में व्यक्त हुई है। उसे इस बात का गहरा दुख है कि उसका पति उससे कुछ कहकर नहीं गया और जाने के बाद उसने चिट्ठी भी नहीं लिखी। उसे संदेह है कि उसका पति परदेश में किसी अन्य स्त्री में आसक्त हो गया है। इन गीतों का स्वर बहुत सहज है और लोक भावना को बड़े मोहक रूपों में प्रस्तुत करता है। पत्नी वियोग व्यथा से आजिज आकर कहती है कि मैं अब जोगिन बनूंगी और शरीर पर राख मलूंगी। आगे फिर आम का वर्णन करते हुए वह यौवन की नश्वरता का करुण चित्र खींचती है। ठीक इसी तरह साकेत की उर्मिला रोती है कि 12 वर्ष बाद लक्ष्मण आएंगे तो उनका किस वस्तु से स्वागत करूंगी। 12 वर्ष बाद मेरे पास रह ही क्या जाएगा। गीत इस प्रकार है: अमुआ बउरी गैले लगले टिकोरवा से, दिन पर दिन पियराले रे विदेसिया। एक दिन बह जइहें जुल्मी बेअरिया से, डाल पात जइहें बहराई रे विदेसिया। अंतिम 2 पंक्तियों का भाव सौंदर्य अवर्णनीय है। वियोगिनी अपने यौवन के बारे में कुछ न कहकर आम के पेड़ों के बारे में कहती है। आम में बौर आ गए, उनमें टिकोरे छोटे छोटे आम लग गए और अब दिन पर दिन उनमें पीलापन आने लगा। एक दिन अत्याचारी हवा बहेगी और यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जुल्मी बेअरिया शब्द कितना व्यंजनापूर्ण है। वह यहाँ क्रूर काल का प्रतीक है जो 2 दिन में यौवन और जीवन का सारा आकर्षण समाप्त कर देता है। पत्नी के रोने के बीच में ही वहाँ एक बटोही परदेसी आता है। वह बतलाता है कि वह भी पूरब जा रहा है। बस क्या है, नारी जाति तनिक सहारा पाकर ही अपने हृदय का मर्म खोल देती हैं। पत्नी फूट फूट कर रोते हुए कहती है: गौड़ तेरी लागी रामा, भैया बनी जरवा से, हमारी विनय सुन लेहूँ रे बटोहिया। जहूँ तुहूँ जैबो रामा, पूर्वी बनी जीवा से, हमरो सनेस लेले जाहू रे बटोहिया। हमरो सनेस लेले जाहू रे बटोहिया। बटोही उसका रुदन सुनकर करुणा पूरित होकर धैर्य दिलाता है और स्त्री से उसके पति का हुलिया पूछता है। स्त्री अपने पति के रूप का मोहक चित्र प्रस्तुत करती है। इस वर्णन से उसके हृदय का अनुराग छलकता है। बटोही सब पूछ पाछ कर जाता है और खोजते खोजते उसके पति को पा जाता है। पति यहाँ सिपाही का काम कर रहा है। बटोही उससे कहता है: सुन लेहूँ सुन बाँके रे सिपहिया से, एक रे सनेस सुन लेहूँ रे विदेसिया। अगिया लगाओ पुता एहिरे नौकरिया में, बजर परस जू आसार रे विदेसिया। घरवा के सुधि बुद्धि सब बिसरैले ए, धन तोर कठिन करेज रे विदेसिया। जेकर तिरी यवा रे रात दिन बिलख से हो कैसे सोवे सुख से जर विदेसिया। यह सुनकर प्रवासी पति बटोही से उसका घर आदि पूछता है कि वह कैसे उसकी पत्नी को पहचानता है। बटोही उत्तर देता है: पश्चिम कहें हम बारे के बटोहिया से, पुरुष करिलय रोजगार रे विदेसिया। आवत रहू ई बबुआ पतरी डगरिया, खिड़किया पर तोर धनिया
ठाड़ रे विदेसिया, केसियत बाड़ी जैसे काली रे नगनिया से, सेनुरा से भरल बा लीलार रे विदेसिया, अखियत हउवे जैसे अमवा के फकिया से, गलवा सोहेला गुलेनार रे विदेसिया, बोलिया त बाड़ी जैसे कुहू के कोयलिया से, सुन हिया फटिला हमार रे विदेसिया। ऐसन तिरियवा के सुध बिसरवले से, तोहरा के हवे धिक्कार रे विदेसिया। इस रूप वर्णन की शैली आलंकारिक है और इसमें प्रसिद्ध उपमानों का सहारा लिया जाता है। आँख के लिए आम की फाँक का उपमान बहुत ही सटीक और लोक प्रचलित है। इसी प्रकार की अलंकारिकता स्त्री द्वारा बटोही के समक्ष प्रस्तुत किए गए पति के स्वरूप के वर्णन में भी है, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। विदेसिया, प्रवासी पति का एक वेश्या से प्रेम हो गया है, वह उसके घर लौटने में बाधा डालती है। बटोही विदेशी की चुटकी लेते हुए उसे बार बार घर जाने के लिए कहता है। वे मीठी चुटकियाँ गद्य में हैं और जो भोजपुरी से परिचित हैं वही उसका पूर्ण रसास्वादन कर सकते हैं। चुटकियों में व्यंग और हास्य बड़े ही उच्च कोटि के हैं। स्टेज पर उनको सुनकर दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अंत में विदेशी अपनी प्रेमिका को बहुत समझा बुझाकर चलने को तैयार होता है। जाते समय उसकी प्रेमिका वेश्या एक बहुत करुण गीत गाती है। उसका करुण गीत सुनकर विदेशी की गति कुछ बदलती है, पर शीघ्र ही बटोही स्थिति संभाल लेता है और विदेशी चल देता है। हटिया में ले ला रामा टिकुली सेनुरवा से चली देला देसवा की ओर से विदेसिया। वह हाट से सामान खरीदकर घर चल देता है। उधर विदेशी का कोई भाई उसके घर उसकी स्त्री से अपने विवाह का प्रस्ताव रखता है, उसे तरह तरह का प्रलोभन देता है और अंत में बल प्रयोग करना चाहता है, पर बीच में ही कोई पड़ोसी आ जाता है और वह भाग खड़ा होता है। आधी रात को विदेशी अपने घर पहुंचता है और दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी स्त्री समझती है कि कोई चोर आया है। वह डरकर रोने लगती है। घड़ी रात गईल पहर रात गईली से, दुअरा करेला चोर सोर रे विदेसिया। रावेली सवरिया रे धुन धुन छतिया से, अइले महलवा में चोर रे विदेसिया। पत्नी जोर से रोकर कहती है, मेरा प्रिय होता तो वह चोर पर बाण का घातक प्रहार करता। उसके यहाँ न रहने पर मैं किसके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं। उसकी विवशतापूर्ण करुण परिस्थिति इन पंक्तियों में कितनी सजीव है। हमरो अभागिन के फूटले करमवा से, नहीं सही जाला ई कलेश रे विदेसिया। पैती कटरिया आपन जिया हतती से, पीटी जाइत बारहो वियोग रे विदेसिया। विदेशी इसे बाहर से सुनता है और कहता है, खोलहूँ धनिया रे बजर केवरिया से। हम हई पियवा तोहार रे विदेसिया, नाही हम हई रामा ठग बटमरवा से, नाही हई डाकू चोर रे विदेसिया। सुनते ही पत्नी दरवाज़ा खोलती है और दोनों मिल जाते हैं। पूरे नाटक में 70 गीत तथा पद्यमय वार्तालाप है और 41 छोटे छोटे गद्य खंड हैं। कथानक छोटा है किंतु भाव के मार्मिक और विशद चित्रण ने उसकी इस लघुता में गरिमा भर दी है। प्रबंध लिखने वाले कवि की सफलता इसी में होती है कि वह कथा के मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचाने और इसमें संदेह नहीं कि भिखारी ठाकुर की अपनी भावात्मक पकड़ बेजोड़ है। इस भावात्मक पकड़ के साथ उसके अभिव्यंजना कौशल के योग हो जाने से विदेशिया सहृदयों का हृदय द्वार ही बन गया है। उसके बाद प्रश्न है, भोजपुरी लोकगीतों का माधुर्य अप्रतिम है, सम्यक विवेचना कीजिए। अथवा
काव्य कला की दृष्टि से भोजपुरी गीतों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, अथवा भोजपुरी लोकगीतों में प्रेम और करुणा की अजस्त्र धारा बहती है, सो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है भोजपुरी लोकगीतों का काव्यात्मक सौंदर्य। ये हेडिंग है, इसमें लिखेंगे लोक साहित्य के काव्य तत्व के संबंध में पंडित राम नरेश त्रिपाठी के विचार द्रष्टव्य हैं। लोकगीतों में एक कवित्व है, उसे ही मैं अपनी लेखनी द्वारा प्रकट करने में समर्थ हुआ हूँ। पर ये गीत जब स्त्री कंठ से निकलते हैं तब इनका सौंदर्य, इनका माधुर्य और इनका उन्माद कुछ और ही हो जाता है। इससे गीतों का आधे से अधिक रस तो स्त्रियों के कंठ में ही रह गया। खेद है मैं उसे कलम की नोक द्वारा अपने पाठकों तक नहीं पहुंचा सका। यूरोप में यह काम फोनोग्राम के रिकॉर्डों से लिया जाता है। विधाता ने स्त्रियों के कंठ में जो मिठास रख दी है, जो लचक भर दी है, उसे मैं लोहे की लेखनी में कहाँ से ला सकता हूँ। आगे उन्होंने लिखा है, जब गृह देवियाँ एकत्र होकर पूरे उन्माद के साथ गीत गाती हैं, तब उन्हें सुनकर चराचर के प्राण तरंगित हो उठते हैं। आकाश चकित सा जान पड़ता है, प्रकृति कान लगाकर सुनती हुई सी दिखाई पड़ती है। मैं एक अच्छे अनुभवी की हैसियत से अपने उन मित्रों से जो कव्वाली और टप्पे सुनने को बाहर मारे मारे फिरते हैं, सानुरोध कहता हूँ कि लौटो, अपने अंतःपुरों को लौटो। कस्तूरी मृग की तरह सुगंध स्रोत की तलाश में कहाँ फिर रहे हो। स्वर का सच्चा सुख तुम्हारे अंतःपुर में है। वहाँ की हदतंत्री का हदतंत्री का तार को अपने मधुर वचनों से छू दो, फिर देखो कैसा सुखमय जीवन जाग उठता है। त्रिपाठी जी के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि लोकगीतों का सौंदर्य एवं माधुर्य आधे से अधिक नारी कंठ में विद्यमान रहता है। अतः जो लोकगीत लिपिबद्ध किए गए हैं उनमें उतना सौंदर्य एवं माधुर्य नहीं मिलता। अतः लिपिबद्ध लोक साहित्य के आधार पर इनके कवित्व का अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे यहाँ काव्य के परीक्षण के जो मानदंड हैं सब शिष्ट साहित्य संबंधी हैं, जैसे रस, अलंकार, रीत, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा राग तत्व, कला तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व आदि। इनसे शिष्ट साहित्य का तो संभव है, परंतु लोक साहित्य का पूर्ण परीक्षण हमें इन मानदंडों से असंभव जान पड़ता है, क्योंकि लोक साहित्य लोकगीत का आनंद तो हम लोक गायकों के कंठ से निस्तृत ध्वनियों के उतार चढ़ाव के आधार पर प्राप्त करते हैं। स्वाभाविकता। लोक काव्य में मानव हृदय का शुद्ध प्रतिबिंब देखने को मिलता है। लोक मानव सभ्यता से दूर रहने के कारण जितना सहज एवं स्वाभाविक बना रहता है, उतना शिष्ट मानव नहीं, क्योंकि सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ स्वाभाविकता का ह्रास होता चला जाता है। सभ्यता का संबंध मस्तिष्क से है और स्वाभाविकता का हृदय से। यही कारण है कि सभ्य समाज की कविता सभ्य रही और गांव की कविता अधिक स्वतंत्र और स्वाभाविक। अतः आजकल जिसे सभ्यता कहा जाता है वह वास्तव में अस्वाभाविकता का दूसरा नाम है। लोक काव्य में अनेक स्वाभाविक वर्णन नितांत स्वाभाविक शैली में प्राप्त होते हैं। मनोभावों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी उन अनेक गीतों में मिल जाती है। सावन के महीने में आकाश में आच्छादित घटा को देखकर एक पति को अपनी वियोगिनी पत्नी की याद आ जाती है। वह अपनी पत्नी से मिलने घर आता है, परंतु वहाँ उसकी पत्नी द्वार बंद कर सो रही थी। वह द्वार खटखटाता है, तब पत्नी पूछती है, तुम कुत्ते हो या बिल्ली या मेरे ससुर के पहरेदार। तब पति कहता है, ना हम कुकुर विलरिया न ससुर पहरिया, ए धाने हम त जे तोहरे नायकवा बदरिया बोला बेली। बदरिया बोला बेली में कितनी स्वाभाविकता, कितना माधुर्य है
हृदय का कैसा सुंदर चित्र है, ऐसा न जाने कितने उदाहरण लोकगीतों में बिखरे पड़े हैं। रस परिपाक। लोकगीतों में रस परिपाक पूर्ण रूप से हुआ है। प्रत्येक गीत रस से सराबोर है। प्रत्येक गीत की स्थिति बोरत तो बैरायो पै निचोरत बने नहीं की भांति है। लोकगीत लबालब भरा ऐसा प्याला है जिसको पीने से प्यास बुझने की बजाय और बढ़ती है। यह एक ऐसी अविच्छिन्न प्रवहमान सरिता है जो अपने किनारों की भूमि तथा वृक्षों को रसिक्त कर सदा हरा भरा बनाए रखती है। लोकगीतों को पयस्विनी जिस प्रदेश से प्रवाहित होती है वह अपने तट पर स्थित वृक्षों को ही जीवन प्रदान नहीं करती, बल्कि उसका शीतल प्रवाह सभी जनों को समान भाव से आनंद प्रदान करता है। अपनी इसी रसात्मकता के कारण ही लोक जीवन से संबंधित क्षेत्र में गीत मानव हृदय को इतना अपील करते हैं। शुष्क हृदय भी इनको एक बार पढ़कर आदचित छुए हुए बिना नहीं रह सकता। लोकगीतों में प्रायः सभी प्रकार के रस पाए जाते हैं, परंतु प्रधानता वात्सल्य, श्रृंगार एवं करुण रस की ही है। वात्सल्य रस। पुत्र जन्म की उत्पत्ति पर लोकमानस ने अपने हर्षोल्लास को अनेक माध्यम से अभिव्यक्त किया है। भोजपुरी लोकगीतों में पुत्र जन्म के अवसर पर वात्सल्य की जो अभिव्यक्ति हुई है वह अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर कृष्ण को यशोदा का दूध पिलाना, कृष्ण का चंदा को मांगना और न मिलने पर रूठना तथा माता द्वारा उन्हें अपने अनेक प्रलोभन देना माता के नैसर्गिक प्रेम की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। यशोदा घूम घूम दूधवा पियावेली, चंदा के बोलावेली, सोने के थरियवा यशोदा मंगवावेली, जलवा भरवेली हो, ए वचना लपकी झपकी धरे थरियवा त चंदा नाही मिलेले। चंदा हो गैले अलोप कुंवर सपटी गैले हो, ए बचवा लोटी पोटी पोटी रोदना पसोरेले, चंदा नाही मिलेले। चुप हो रहो ए बाबू चुप हो रहो, जनी तुहूँ रोहूँ हो, ए बाबू चंदा सरीखे रानी रुक्मणी त उन्हीं से बियाहेब। उसके बाद है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में इसमें यहाँ पर लिखना होगा, लोकगीतों में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन बड़ी मार्मिक रीत से किया गया है। इनमें श्रृंगार का जो वर्णन उपलब्ध होता है वह नितांत पवित्र, संयत, शुद्ध और दिव्य है। हिंदी के रीतकालीन कवियों ने श्रृंगार रस का जो भद्दा, अश्लील तथा कुरुचपूर्ण प्रदर्शन अपनी कविताओं में किया है उसका यहाँ नितांत अभाव है। हिंदी के इन कवियों ने अपनी कविताएं अनेक अन्नदाता राजाओं को प्रसन्न करने के लिए ही लिखी थी, अतः उनमें घोर श्रृंगार का होना स्वाभाविक है। परंतु लोकगीत स्वांतः सुखाए लिखे गए हैं। श्रृंगार रस का विशेष प्रयोग सोहर आदि विवाह के गीतों में दिखाई पड़ता है। एक गर्भवती स्त्री का सजीव चित्रण देखिए जिसमें उनकी प्रसव पीड़ा का वर्णन बहुत ही सुंदर हुआ है। सुसुली खेलन तुहू नंदी, मोर पियारी नंदी रे, ए नंदी आपन भैया देई न बोलाई, हम दर्द व्याकुल रे, जुअवा खेलत तुहू भैया, औरू बिरन भैया हो, ए भैया प्राण प्यारी भौजी हमार, दर्द से व्याकुल हो, डांड मोर बथेला गाहा गही, कपार मोर थनकेला हो, ए प्रभु पीरथवी मोरे सूझेली आलोपित, अंगुरी में दम बसे हो। उसके बाद करुण रस है, इसमें यहाँ पर लिखना होगा, श्रृंगार के अतिरिक्त
लोकगीतों में करुण रस की मात्रा अत्यधिक रूप से उपलब्ध होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कई ऐसे अवसर आते हैं जहां हम इस करुण रस की सरिता को उद्दाम रूप में प्रवाहमान देखते हैं। करुणा की प्रतिमूर्त नारी के ही अवरुद्ध कंठ से ऐसे गीत निकले हैं जिनमें उनके जीवन की दुख भरी कहानी सुनने को मिलती है। नारी के जीवन में विशेष रूप से 3 अवसर ऐसे आते हैं जब उनके हृदय पर गहरी चोट लगती है। पहला विदाई, दूसरा वियोग, तीसरा वैधव्य। ये तीनों अवसर ऐसे हैं जहां नारी के सुखमय जीवन का अंत होता है और दुखमय जीवन का प्रारंभ होता है। उनके जीवन का मादक बसंत पतझड़ में परिवर्तित हो जाता है। ये भोजपुरी गीत में बेटी की विदाई के समय माता पिता के रोने का पारावार नहीं है। पिता के लगातार रोने के कारण गंगा में बाढ़ आ गई है। माता के अश्रुपात के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। भाई के रोने से उसकी धोती पर तक भीज गई है, परंतु भावच की आंखें गीली भी नहीं हुई हैं। बाबा के रोवले गंगा बढ़ियरली, आमा के रोवले अन्हार, भैया के रोवले चरण धोती भीजला, भौजी नयनवा ना लोर। इस छोटे से गीत में करुण रस का सागर हिलोरे मार रहा है, जिसमें सहृदय पाठक अपनी सुधि बुद्धि खोकर भावमग्न हो जाते हैं। वास्तव में विदा के गीत अत्यंत मार्मिक होते हैं। इन गीतों में माता पिता भाई आदि लड़की के पीहर के लोगों के विविध द्रावक मनोवृत्तियों का चित्र उपलब्ध होता है। शांत रस इसमें लिखना होगा। शांत के पदों में निर्गुणी गीतों में तथा अनेक भजनों में शांत रस की प्रधानता है। ईश्वर को पद तथा अपने को स्त्री मानकर अपनी अनुभूतियों को कई गीतों में चित्रित किया गया है। संसार की नश्वरता, ब्रह्म की सत्यता, माया आदि पर जो गीत उपलब्ध होते हैं उनमें शांत रस की झांकी देखने को मिल जाती है। शरीर की क्षणभंगुरता का द्योतक यह गीत कितना सरल है। का देख के मन भइल दीवाना, का देख के मानुरव देहि देखी जनि भूल, एक दिन माटी होई जाना, आरे ई देहिया कागद की पुड़िया, बूंद परे भिहिलाना। हास्य रस है, इसमें लिखना है। लोक गीतों में हास्य रस का भी पुट पाया जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन गीतों का हास्य ग्रामीण होते हुए भी ग्राम्य नहीं है। विवाह के अवसर पर ससुराल में वर के साथ जो परिहास किया जाता है वह कितना मीठा, कितना विशुद्ध है। पार्वती अपनी माता से शिवजी का जो हुलिया बतलाती हैं उसे पढ़कर हंसी आए बिना नहीं रह सकती। वह कहती हैं कि जो शिवजी की दाढ़ी सूप के समान है, वे भांग पीते हैं और धतूरे की गोली निगल जाते हैं। सूप ऐसन दहिया ए आमा, बरध अस आँख उभे तपसिया ए आमा, हमें बेलमाई भगिया पीसत ए आमा, जियरा कुलाई धतुरा के गोलिया ए आमा, हथवा रे खिलाई। लोकगीतों में अलंकार योजना। लोकगीत सर्वथा स्वतंत्र तथा स्वच्छंद होता है। इससे कहीं कृत्रिमता का पता नहीं होता। लोक कवि के मन में जो भाव उठते हैं उनका प्रकाश वह अनायास करता है। यही कारण है कि कलात्मक कविता में अलंकरण की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसका लोक गीतों में अभाव है। वह कविता कवि के हृदय के अंतरस से निकलती है। उसमें रस की तो प्रचुरता रहती है, परंतु अलंकार योजना की प्रकृति
नहीं दिख पड़ती। फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि लोकगीतों में अलंकारों का अत्यंत अभाव है। उपमा, इसमें लिखेंगे लोक कवि ने उपमा का प्रयोग स्वाभाविक एवं सहज रूप में किया है। उपमान लोक से ही चुने गए हैं। कोई ग्रामीण पुरुष किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है कि ये गोरी तुम्हारा जूरा लाठी के हुरों के समान है तथा तुम्हारे गाल मालपुआ की भांत मुलायम हैं। ए गोरी तुम पान के समान पतली हो और तुम्हारा ललाट लोहे के समान उन्नत है। विरहा इस प्रकार है। हुरवा नियर तोर जुरवा ए गोरिया, पुअवा नियर तोर गाल, पानवा नियर तु पातर बाहू गोरिया, लापेटवा नियर तोर भाल। फिर उसके बाद श्लेष है, इसमें लिखेंगे लोकगीतों में श्लेषालंकार का भी प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है, परंतु इनकी योजना भी अनायास ही हुई है। हिंदी तथा संस्कृत के कवियों ने अभंग तथा सभंग श्लेष के द्वारा काव्य रचना में बड़ी चातुरी दिखलाई है, परंतु गीतों में अभंग श्लेष ही दृष्टिगोचर होता है। नीचे के इस बिरहे में यमक और श्लेषालंकार की योजना बड़ी सुंदर हुई है। रसवा के भेजली भंवरवा के संगिया, रसवा ले अइले हाँ भोर, अतना ही रसवा में केकरा के बटबो, सगरी नगरी हित मोर। रूपक है, इसमें लिखना है मारी केर दियरा, पटंबर सुतबाती, नेहवा के तेलवा जेरे सारी हिराती। भाषा, इसमें लिखना है लोकगीतों में कृत्रिमता का नितांत अभाव है। यही कारण है कि इनमें पद विन्यास या शब्द सरल सीधे साधे या ग्रामीण हैं। इन गीतों में मधुरता कूट कूट कर भरी है। प्रत्येक शब्द अपना एक विशेष अर्थ रखता है। प्रत्येक शब्द अपनी व्यंजना से रस को पुष्ट कर जनसाधारण के लिए बोधगम्य बना देता है। अतः सबसे अधिक ध्यातव्य वस्तु शब्दार्थ माधुरी ही है। लोकगीतों में कोमलकांत पदावली का सुंदर व्यवहार हुआ है। पदावली इतनी गठित होती है कि इसमें से किसी शब्द को अलग नहीं किया जा सकता। शब्द लय के अनुसार ही गठित तथा जड़े गए हैं। उनका अपना संगीत की दृष्टि से एक विशेष मूल्य भी है। कहीं भी कर्णकटु शब्दों का प्रयोग नहीं है। प्रत्येक शब्द में ग्रामीण जीवन की गहराई वेदना की व्यापकता है। अतः शब्दावली आडंबरहीन है। शब्द चयन, शब्द शक्ति तथा अभिव्यंजना प्रणाली की दृष्टि से लोकगीतों का महत्व कम नहीं है। लोकगीतों में शब्द शक्तियों का प्रयोग शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए नहीं होता, वरन भावगम्य बनाने के लिए होता है। छंद, लोक कवि पिंगल शास्त्र को सामने रखकर अलंकार व छंद का विधान नहीं करता और न वह जगण तगण की भूल भुलैया में पड़ता है। उसके छंद सरिता के किनारे की भांति है, जो कहीं सकरे कहीं फैले हैं। सरिता की सहज गति को जैसे उसके किनारों ने बंधा रखा है, वैसे ही लोक की सहज भावनाओं को इन छंदों ने बांध रखा है। बांधने में कोई जानबूझकर प्रयत्न नहीं किया गया। किसी प्रकार का बांध या पार सहज गति को रोकने के लिए नहीं बनाया गया। वह तो स्वयं बन गया लय तथा गायन सुविधा के आधार पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। इसकी मीमांसा
कीजिए अथवा भोजपुरी भाषा की साहित्यिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। भोज उत्तर है भोजपुरी भाषा की साहित्यिक उपलब्धियाँ। ये हेडिंग है, इसमें लिखेंगे भोजपुरी भाषा में लिखने वाले बोलने वाले की संख्या मैथिली, मगही, अवधी, ब्रज आदि से अधिक होते हुए भी साहित्य रचना इनके समान न हो सकी। शायद राज्याश्रय और सूर तुलसी विद्यापति और शुक्ल जी आज जैसे विद्वानों के न मिलने के कारण वैसे भोजपुरी के लोक साहित्य का अक्षय भंडार यहाँ के संपूर्ण सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक पक्ष पर प्रकाश डालता है। यहाँ की लोक गाथाएँ तथा विभिन्न पर्व त्योहारों तथा उत्सवों पर गाए जाने वाले गीत कथाएँ किसी भी प्रकार अपना कम महत्व नहीं रखती हैं। आज भोजपुरी भाषा में भी परिनिष्ठित साहित्य का अभाव नहीं है। यहाँ के लेखकों, कवियों ने अनेक परिनिष्ठित साहित्य भोजपुरी भाषा को दिए हैं। 14वीं शताब्दी तक भोजपुरी की किसी भी शुद्ध रचना का लिखित स्वरूप प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसके पूर्व सिद्धों की भाषा थी, जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी, बंगला, उड़िया आदि के रूप मिलते हैं। 15वीं से 19वीं शताब्दी तक शताधिक कवियों ने अपनी रचना माधुरी से भोजपुरी का श्रृंगार किया। 500 वर्षों के इस सुदीर्घ काल में अनेक संत संप्रदायों का उदय हुआ, जिनकी कृपा से भोजपुरी साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है। इन संप्रदायों में प्रधान है निर्गुण संप्रदाय, सगुण संप्रदाय, सरभंग संप्रदाय, सखी संप्रदाय, शिवनारायणी संप्रदाय तथा बावरी संप्रदाय। आधुनिक भोजपुरी साहित्य का प्रारंभ 19वीं सदी से माना जाता है। भारतेंदु युग जहाँ खड़ी बोली के नवयुग का द्वार खोलता है, वहीं भोजपुरी के भी इतिहास का नया पृष्ठ लिखता है। यहीं से भोजपुरी अपने लिखित साहित्यिक रूप में उपलब्ध होती है। आधुनिक भोजपुरी साहित्य का प्रारंभ 19वीं सदी के अंतिम चरण से माना जाता है। भारतेंदुकालीन भोजपुरी कवियों में महाराज खड्ग बहादुर मल्ल का सुधा बूंद, तेग अली तेग का बदमाश दर्पण, रामकृष्ण शर्मा बलबीर का बलबीर पचासा साहित्यिक भोजपुरी रचनाएं हैं। दूधनाथ उपाध्याय की गो विलाप छंदावली, हरे राम पचीसी, हरिहर शतक तथा गो चुटकी प्रसिद्ध है। बाबू अंबिका प्रसाद की भजनावली तथा महाराज कुमार हरिहर प्रसाद सिंह की विस्मरणी भोजपुरी की पुस्तक मिली है। इसके बाद से ही 20वीं सदी के कवियों का काल प्रारंभ हो जाता है। 20वीं सदी के कवियों रचनाकारों ने अपनी रचना से भोजपुरी साहित्य की कमी को पूरा किया है। इनमें प्रमुख बाबू रघुवीर नारायण सिंह की बटोहिया, रघुवीर पत्र पुष्प तथा रघुवीर रसरंग, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह की फिरंगिया, महेंद्र मिश्र की सिंगारिक रचना, मेघनाद वध, महेंद्र मंजरी और कजली संग्रह रामवचन द्विवेदी की अरविंद गांव की ओर प्रसिद्ध है। भिखारी ठाकुर ने तो अपनी रचनाओं द्वारा भोजपुरी भाषा में एक नए युग का सूत्रपात किया। उनकी विदेशिया, भिखारी, शंका समाधान, विधवा विलाप, भिखारी भजन माला आदि प्रसिद्ध रही है। मन्नत द्विवेदी की सवरिया ने तो ICS के पाठ्यक्रम में भी स्थान प्राप्त किया था। महेंद्र शास्त्री ने भोजपुरी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की तथा भोजपुरी नामक पत्रिका निकाली। इसके अलावा आज की आवाज़, चोखा आदि पुस्तकों की रचना भी की। दुर्गा शंकर प्रसाद सिंह नाथ
का स्थान भोजपुरी साहित्य इतिहास में अग्रगण्य है। आपकी 20 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भोजपुरी लोकगीतों में करुण रस, भोजपुरी के कवि और काव्य, भोजपुरी एक समीक्षा प्रसिद्ध है। डॉक्टर राम विचार पांडे भोजपुरी के सफल गीतकार रहे हैं। इनकी कुंवर सिंह नाटक, अंजोरिया, बिनिया बिछिया, आशा, जीवन गीत आदि प्रमुख काव्य संग्रह हैं। श्यामलाल बिहारी तिवारी देहाती हास्य रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी देहाती दूल्हा प्रसिद्ध रचना है। कमला प्रसाद मिश्र विप्र की अग्रदूत के संपादक, मधुबन कवित्व संग्रह तथा वीर कुंवर सिंह प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। हरेंद्र देव नारायण सिंह ने भोजपुरी भाषा को कुंवर सिंह के रूप में प्रथम महाकाव्य प्रदान किया। रामेश्वर सिंह कश्यप ने आकाशवाणी का प्रसिद्ध नाटक लोहा सिंह तैयार किया। आप भोजपुरी के अच्छे मुक्तक कवि भी रहे हैं। विश्वनाथ प्रसाद सिंह सैदा ने भोजपुरी के चितचोर, आपन देश आपन गीत, श्री डुमेरजिन चालीसा आदि अनेक काव्य संग्रह तथा श्री दुर्गा महिषासुर संग्राम नामक लघु प्रबंध भी दिया है। रामनाथ पाठक प्रणयी भोजपुरी के अच्छे कवियों में रहे हैं तथा आपने ग्राम पंचायत पत्रिका का संपादन भी किया है। फिल्म नदिया के पार में भोजपुरी के प्रथम गीत लिखने वाले मोती B.A. प्रसिद्ध गीतकार हैं तथा अग्रगामी आज संसार और आर्यावर्त आदि पत्रों के संपादकीय विभाग में रह चुके हैं। आपने बन बन बोले कोयलिया, महुआ आबारी, सेमर के फूल आदि काव्य संग्रह तथा अनेक अनुवाद कार्य से भोजपुरी साहित्य को समृद्ध किया है। भोलानाथ गहमरी भी भोजपुरी साहित्य को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं। मुक्तेश्वर तिवारी बेसुध चतुरी बाण भोजपुरी के यशस्वी लेखक थे। इन्होंने भोजपुरी की लगभग सभी विधाओं पर लेखनी चलाई है। इनकी आज दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित चटपटी चिट्ठियाँ बहुत ही लोकप्रिय थी। राहगीर जी अच्छे गीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। कई पत्रों के संपादक भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर मिश्र ने कुंवर सिंह नामक प्रबंध काव्य तथा द्रौपदी जैसे खंड काव्य भोजपुरी साहित्य को प्रदान किए। सर्वोत्मुखी लेखक राधा मोहन राकेश ने अनेक रचनाएं दी हैं। प्रभुनाथ मिश्र ने हरियर खेत काव्य संग्रह लिख दिया। आप गुरु घंटाल विहान लाल बुझक्कड़ के संपादक तथा जीरादेई के सदाकत आश्रम के उप संपादक रह चुके हैं। सिपाही सिंह श्रीमंत दूधनाथ शर्मा श्याम कुलदीप नारायण सिंह झड़प राम वृक्ष राय विदुर राम बचन सिंह यादव अंजोर कुंज बिहारी प्रसाद कुंजन गणेश दत्त किरण पांडे कपिल राधा मोहन चौबे अक्षयवर दीक्षित अविनाश चंद्र विद्यार्थी श्रद्धानंद पांडे डॉक्टर वसंत कुमार शास्त्री सर्वेंद्रपति त्रिपाठी कुबेरनाथ मिश्र विचित्र डॉक्टर आद्या प्रसाद द्विवेदी चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह मैनावती देवी मैना पांडे सुरेंद्र राम बचन लाल रघुनाथ चौबे परमेश्वर दुबे साहबादी भगवती प्रसाद द्विवेदी स्वर्गीय नरेंद्र शास्त्री अनीस श्रीवास्तव डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह त्रिपुरी शरण श्रीवास्तव नरेंद्र रस्तोगी मसरक अरविंद विद्रोही रमाकांत उपाध्याय अजय तोमर तथा ओम प्रकाश अस्क आदि भोजपुरी के यशस्वी प्रतिष्ठित लेखक संपादक भोजपुरी साहित्य की श्रीवृद्धि में योगदान करने वाले प्रमुख साहित्यकार हैं।
इनके अलावा त्रिलोकीनाथ उपाध्याय, महेश्वर प्रसाद द्वारा, अशोक द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रियाजुद्दीन अंसारी, रामेश्वर दास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जितेंद्र नाथ सिंह जीत, तारकेश्वर मिश्र राही, जगदीश ओझा सुंदर, श्याम सुंदर ओझा मंजुल, प्रभुनाथ ओझा, लक्ष्मण साहाबादी, विजय बलियाटिक, दिनेश भ्रमर, राम प्रकाश शुक्ल निर्मोही, लल्लन सिंह ललित, दशरथ ओझा, रधेश कुमार शैलेश, घायल पिंडारी आदि अच्छे गीतकार तथा उपन्यासकार रह चुके हैं। अनुवादकों ने भी अनेक भाषा की रचनाओं का भोजपुरी में अनुवाद करके भोजपुरी साहित्य की श्रीवृद्धि में सहयोग किया है। इनमें शास्त्री सर्वेंद्र पत त्रिपाठी, डॉक्टर रामसेवक बिकल, विद्यानाथ ओझा, हवलदार त्रिपाठी, सहृदय मोती बीए पुंडरीक, डॉक्टर अर्जुन तिवारी आदि प्रमुख हैं। कुंवर सिंह, हरेंद्र देव नारायण, कौशिकायन, अविनाश चंद्र विद्यार्थी, सत्यनिष्ठ हरिश्चंद्र, शास्त्री सर्वेंद्र पत त्रिपाठी, वीर कुंवर सिंह, चंद्रशेखर मिश्र, किरणमयी, रामवचन सिंह यादव, अजोर आदि प्रबंध काव्य तथा उर्वशी, सत्यनारायण सौरभ, सीता स्वयंवर, राम वृक्ष राय विदुर, श्री राम कथा, प्रथम चरित्र, श्रद्धानंद पांडे आदि खंड काव्यों ने भोजपुरी साहित्य को अन्य भाषाओं के साहित्य के समकक्ष ला खड़ा किया है। रामकृष्ण, बुद्ध, गांधी आदि को नायक मानकर अनेक कृतियां लिखी गई। दुर्गा के चरित्र पर सर्वमंगला, श्री दुर्गा, महिषासुर संग्राम तथा डोरी चरित्र आदि अपने आप में भोजपुरी साहित्य की अनूठी रचना है। बिकल गोंडवी की रत्ना तुलसी रत्नावली के चरित्र को भारतीय महान कृत कही जा सकती है। आज भोजपुरी भाषा में हिंदी में प्रचलित सभी विधाओं के साथ साथ हाइकू और सानेट जैसी विधाओं पर भी साहित्य सृजन का कार्य हो रहा है। आज भोजपुरी साहित्य अपना एक स्थान बन चुका है, जहां से इसको आगे और आगे ले जाने में भोजपुरी साहित्य तन मन धन से प्रयासरत है। भोजपुरी भाषा साहित्य पर 50 शोध प्रबंध प्रकाशित हैं तथा अनेक शोध कार्य हो रहे हैं, जो भोजपुरी भाषा साहित्य को महत्ता को सभी कोणों से बढ़ाते हैं। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।